अस्पष्ट गुटों की शक्ल में नहीं बल्कि व्यक्तियों के रूप में करना चाहता हूँ। यह हो सकता है क्योंकि उनसे मैं बड़ी उम्मीदें नहीं रखता, इसलिए मुझे कोई मायूसी भी नहीं होती। जितनी मैंने आशा कर रखी थी उससे मैंने उनको बढ़कर ही पाया। मुझे ऐसा जान पड़ा कि उनमें जो मजबूती और अंदरूनी ताकतें हैं उसकी वजह यह है कि वह अपनी पुरानी परंपरा अब भी अपनाए हुए हैं। पिछले 200 वर्षों में उन्होंने जो चोटें खाई हैं उसमें इस परंपरा का बहुत कुछ तो जा चुका है, फिर भी कुछ बचा रह गया है जिसकी कीमत है। साथ ही बहुत कुछ ऐसा है जो बुरा है और निकम्मा है। 1920 के बाद कुछ सालों में मेरा काम ज़्यादातर अपने सूबे तक महदूद रहा और मैं संयुक्त प्रांत के 48 ज़िलों, गांवों और शहरों में काफ़ी घूमा। यह सूबा बहुत ज़माने से हिंदुस्तान का दिल समझा जाता रहा है और कदीम और बीच के दोनों ही ज़मानों की तहजीबों का मरकज़ रहा है। यहाँ कितनी ही संस्कृतियाँ और कौमें आपस में मिली जुली हैं। यह वह प्रदेश है जहाँ 1857 में बगावत की आग भड़की और जिसका बाद में बड़ी बेरहमी से दमन हुआ। रफ्ता रफ्ता मेरा परिचय उत्तरी और पश्चिमी इलाकों के जाटों से हुआ जो धरती के सच्चे बेटे हैं और जो बहादुर और आज़ाद जान पड़ते हैं और औरों के मुकाबले खुशहाल दिखलाई पड़ते हैं। राजपूत किसानों और छोटे जमींदारों से मेरी मुलाकात हुई और मैंने जाना कि उन्हें अब भी अपनी जात और पुरखों का गुमान है। मैंने गुनी कारीगरों और घरेलू धंधों में लगे हुए लोगों, हिंदुओं और मुसलमानों दोनों से परिचय हासिल किया और बड़ी तादाद में जानकारी हासिल की उन गरीब रियाया और किसानों से, खासकर अवध और पूर्वी ज़िलों में रहने वालों से जो पीढ़ियों के जुल्म और गरीबी से पिस रहे थे और जिन्हें यह उम्मीद करने की हिम्मत नहीं होती थी कि उनके दिन फिरेंगे, फिर भी जो आस लगाए बैठे थे और जिनके मन में विश्वास था। हिंदुस्तान जिसमें इतनी विविधता और मोहनी शक्ति है, मुझ पर एक धुन की तरह सवार हो गया और ये धुन बढ़ती चली गई। जितना ही मैं उसे देखता उतना ही मुझे इस बात का अनुभव होता था कि मेरे लिए या किसी के लिए भी जिन विचारों का वह प्रतीक था उसे समझ पाना कितना कठिन है। उसके बड़े विस्तार से या उसकी विविधता से मैं घबराता नहीं था, लेकिन उसकी आत्मा की गहराई ऐसी थी जिसकी था मैं नहीं पा सकता था, अगरचे कभी कभी उसकी झलक मुझे मिल जाती थी, जिसकी ये किसी कदीमी तालपत्र जैसा था जिस पर विचार और चिंता की तहें एक पर एक जमी हुई थी और फिर भी किसी की बात की तह से पहले आके गए हुए कोई लेख पूरी तरह से मिटाए नहीं गए थे। उनका हमें भान हो चाहे ना हो, सब एक साथ हमारे चेतन अचेतन दिमाग में मौजूद हैं और यह सब मिलकर हिंदुस्तान के पेचीदा और भेद भरे व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। वह स्फिंक्स जैसा चेहरा अपनी भेद भरी और कभी कभी व्यंग भरी मुस्कुराहट के साथ सारे हिंदुस्तान में दिखाई देता था। अगरचे ऊपरी ढंग से हमारे देश के लोगों में विविधता और विभिन्नता दिखाई देती थी, लेकिन सभी जगह वह समानता और एक रूपता भी मिलती थी जिसने हमारे दिन चाहे जैसे बीते हों हमें एक साथ रखा था। हिंदुस्तान की एकता मेरे लिए अब एक ख्याली बात नहीं रह गई थी, ये एक अंदरूनी एहसास था और मैं इसके बस में आ गया था। हिंदुस्तान या किसी मुल्क का ख्याल आदमी के रूप में करना एक फिजूल सी बात थी। मैंने ऐसा नहीं किया। मैं यह भी जानता था कि हिंदुस्तान की ज़िंदगी में कितनी विविधता है और उसमें कितने वर्ग, कौमें और वंश हैं और सांस्कृतिक विकास की कितनी अलग अलग सीढ़ियाँ हैं। फिर भी मैं समझता हूँ किसी देश में जिसके पीछे इतना लंबा इतिहास हो और ज़िंदगी की जानिब जहाँ एक नज़रिया हो, वहाँ एक ऐसी भावना पैदा हो जाती है जो और भेदों के रहते हुए भी समान रूप से वहाँ रहने वालों पर अपनी छाप लगा देती है। हिंदुस्तान की इस आत्मा की खोज में मैं लगा रहा, कुतूहलवश नहीं, अगरचे कुतूहल यकीनी तौर पे मौजूद था, बल्कि इसलिए कि मैं समझता था इसके ज़रिए मुझे अपने मुल्क और मुल्क के लोगों को समझने की कोई कुंजी मिल जाएगी और विचार और काम के लिए कोई धागा हाथ लग सकेगा।
राजनीति और चुनाव के रोजमर्रा की बातें ऐसी हैं जिनसे हम जरा जरा से मामलों में उत्तेजित हो जाते हैं। लेकिन अगर हम हिंदुस्तान के भविष्य की इमारत खड़ी करना चाहते हैं जो मजबूत और खूबसूरत हो, तो हमें गहरी नींव खोदनी पड़ेगी। अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता और इस तरह चक्कर काट रहा होता, तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों से इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता। भारत एक संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से जुड़ा हुआ है। मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता था क्योंकि वहाँ के सुनने वाले कुछ ज़्यादा सियाने थे और उन्हें दूसरे किस्म की ग़िज़ा की ज़रूरत थी। लेकिन किसानों से जिनका नज़रिया महदूद था, मैं इस बड़े देश की चर्चा करता जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे और बताता कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे से जुदा होते हुए भी हिंदुस्तान एक है। कभी कभी ऐसा होता कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय इस नारे के साथ जोर से किया जाता। मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता, इस नारे का मतलब क्या है? यह भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं? मेरे सवाल से उन्हें कुतूहल और ताज्जुब होता और कुछ जवाब न बन पड़ने पर एक दूसरे की तरफ देखने लगते या फिर मेरी ओर देखने लगते। मैं सवाल करता ही जाता। आखिरकार एक हट्टे कट्टे जाट ने जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया था जवाब दिया, भारत माता से उसका मतलब धरती से है। कौन सी धरती? खास उसके गांव की धरती या जिले और सूबे की धरती या पूरे हिंदुस्तान की धरती से उसका मतलब है? मैं इस तरह सवाल जवाब चलते रहते, यहां तक कि वे ऊब कर मुझसे कहने लगते, मैं ही बताऊं। मैं इसकी कोशिश करता और बतलाता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जो उन्होंने समझ रखा है, यानी नदी और पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी हमें अजीज हैं। लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वे हैं हिंदुस्तान के लोग, उनके और मेरे जैसे लोग जो इस सारे देश में फैले हुए हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं और भारत माता की जय का मतलब है इन सारे लोगों की जय। मैं उनसे कहता, तुम इस भारत माता के अंश हो, एक तरह से तुम ही भारत माता हो। और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते, उनकी आंख में चमक आ जाती और इस तरह जैसे उन्होंने बड़ी खोज कर ली। इस तरह मैं आज के हिंदुस्तान की जनता का एक मार्मिक नाटक देखता रहता और अक्सर मैं उन धागों का पता लगा पाता था जो उनकी जिंदगी को गुजरे हुए ज़माने से जोड़ते हैं, जबकि उनकी निगाहें आने वाले ज़माने की तरफ लगी होती थी। मैं पाता था कि तहजीब की एक पृष्ठभूमि है जो उनकी ज़िंदगी पर गहरा असर डालती है। यह पृष्ठभूमि साधारण फलसफे, परंपरा, इतिहास, पुराण की और कल्पित कथाओं के मेल जोल से तैयार हुई थी और इन विविध अंगों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता था। और जो लोग बिल्कुल अनपढ़ और अशिक्षित थे, उनकी भी यही पृष्ठभूमि थी। अपने पुराने महाकाव्यों, रामायण और महाभारत से और दूसरी किताबों से, सुगम अनुवादों से या संक्षेपों के जरिए जनता अच्छी तरह परिचित थी। एक एक घटना और उपदेश उनके मन में टके हुए थे और इस तरह की दिमाग में भरे पूरे थे। अनपढ़ देहातियों को भी सैकड़ों पद ज़बानी याद थे और उनकी बातचीत में इनके या किसी प्राचीन कथा या उपदेश के हवाले आ ही जाते थे। मुझे इस बात का अचरज होता था कि गांव के लोग आजकल की साधारण बातों को साहित्यिक लिबास दे देते हैं। अगर मेरे दिमाग में लिखे हुए इतिहास और कमोबेश जाने हुए वाक्यों से चित्र भरे हुए थे, तो मैंने अनुभव किया कि अनपढ़ किसानों के दिमाग में भी एक चित्रशाला थी। इसका आधार एक परंपरा, पुराण की कथाएं और महाकाव्यों के नायकों और नायिकाओं के चरित्र थे। इसमें इतिहास कम था, फिर भी चित्र काफी सजीव थे। इस तरह और दूसरे तरीकों से मैंने